हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि मैं फिर से आ गया हूं एक नया सेशन लेके, जिसका आप लोगों ने हेडिंग देखा होगा जो कि लिखा हुआ है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। मींस मैंने याद करो लास्ट सेशन जो कि हमारा उस पे था एज गेट प्रॉब्लम सीरीज पे था, जहां पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे किसके, डिले के। मतलब हमने जो अभी जो स्टार्ट किया है चैप्टर वो हमारा फ्लो कंट्रोल है ना। तो सबसे पहले मैं अभी आज क्या करूंगा, फ्लो कंट्रोल के बारे में आपको बताऊंगा कि फ्लो कंट्रोल से आप क्या मतलब इंटरप्रेट करते हैं, वो चीज आपको समझ में आएगी। देन फिर मैंने याद करो बताया था कि आपको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, आपका ऐसे GBN है, फिर हमारे पास SR है। मतलब 3-4 प्रोटोकॉल्स है हमारे पास जिनकी बेसिस पे हमारा फ्लो कंट्रोल होता है ना। तो फिर पहले इससे पहले फ्लो कंट्रोल होता किसकी बेसिस पे, उससे पहले हमें फ्लो कंट्रोल समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज का जो सेशन है वो हमारा ARQ मतलब हमारा जो स्टॉप एंड वेट है उस पे है, बट हम साथ में ही आपको फ्लो कंट्रोल के बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत ही थॉरोली से देखिएगा, नोट्स वगैरह निकाल लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमारी सीरीज चल रही है जो कि CN के ऊपर है, गेट के लिए हमारा बेसिक्स टू एडवांस चल रहा है। साथ साथ में पैरेलली मैं क्या करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। एज गेट प्रॉब्लम सीरीज के नाम पे प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल पे जाके देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्रीम क्वेश्चंस वहां पे लिए गए हैं ताकि आपको गेट पेपर पे आपकी हेल्प कर सके, कैसे आपको शॉर्ट टाइम पे कैसे सोचना है, कैसे बेस्ट अप्रोच लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो भी नोट्स बना रहे हैं थॉरोली देखिएगा कि क्या क्या चीजें समझा रहा हूं, तो उस हिसाब से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। उससे पहले अच्छा ये चीज देखिए, एक और बेसिक चीज पहले आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि जो हमारा वो होगा मतलब जो भी लेयर्स है हमारी, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले समझो क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर होता है, देन हमारे पास क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आता है ना। फिर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क लेयर आता है। ये चीजें आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखी है, आपने सीक्वेंस में देखा होगा, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी अभी जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, डेटा लिंक लेयर हो गया, फिर हमारे पास आता है फिजिकल लेयर, है ना। तो ये मेन 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा जब हमारे पास यहाँ पे कोई पैकेट हम लोग भेजते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है, जहां पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि ये जाता है एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में। ओके, तो फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको कह देते हैं कि ये मैसेज आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देखो ये हमारा आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब क्या होता है, जब ये मैसेज यहाँ पे आ जाता है तो फिर हम लोगों का एक मतलब यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन होती है, वो क्या होती है, इसका एक हेडर होता है। अब इस हेडर के बारे में आप धीरे धीरे समझेंगे, इस पे पूरा एक चैप्टर है जिसको मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर के बारे में आपको बताऊंगा, TCP हेडर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडर लगता है, समझ अभी इतना ये समझो कि ये जो हेडर है वो इस मैसेज के बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है जो कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर लगाता है ताकि वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचे, तो वहां पे कुछ चीजें इसको पता चले नेटवर्क लेयर को कि क्या चीजें इसके साथ करनी है, इस पैकेट के साथ क्या क्या करना है। मतलब बेसिकली ये इस पैकेट का इंफॉर्मेशन रखता है फॉर फर्दर नेटवर्क लेयर्स। ओके, अब क्या होगा कि ये ओवरऑल मैसेज बन जाता है इस नेटवर्क लेयर के लिए, है ना, क्योंकि उसके पास तो ये पूरा मैसेज आएगा ना, यहां से ये पूरा ट्रांसफर होता है यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे। मींस इसमें H1 पहले से ही है, मगर अब क्या होता है कि ये जो नेटवर्क लेयर है ये भी एक अपना हेडर लगाता है यहाँ पे, तो इसका एक और हेडर लगता है वो H2 है। ये ओवरऑल मैसेज आया जिसके साथ H1 पहले से अटैच है और फिर साथ में H2 और आया है। देन फिर ये और आगे फॉरवर्ड होता है हमारा सेम टू सेम, तो फिर ये पूरा ओवरऑल जितना भी मैसेज हुआ ये पूरा मैसेज अब बन जाएगा डेटा लिंक लेयर के लिए नेटवर्क लेयर से। ठीक है, नेटवर्क लेयर से पूरा ये पैसेज पास होता है, या कह सकते हो पूरा हमारे पास जो होता है ये पूरा मतलब बिट ऑफ स्ट्रीम्स बोल दो, जो भी बोल सकते हो, वो पूरा यहाँ पे पास होता है। वो हमारा डेटा लिंक लेयर के लिए मैसेज की तरह बोल सकते हो, या एक पूरा एक मतलब समझ लो ये उसके लिए डेटा हो गया। ठीक, अब इस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक और हेडर लगता है। ठीक है, ये सारे हेडर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, चिंता नहीं करिए। बट यहाँ पे एक और चीज होती है, इसके साथ एक टेलर भी जुड़ता है। ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बस अभी ये समझ लो कि इसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं ये दोनों चीजें। अब क्या होता है, फिर यहां से हमारा पूरा का पूरा मैसेज एप्लीकेशन लेयर पे
फिजिकल लेयर पे जाता है, ठीक है, और फिर वहां से अब ये आगे फॉरवर्ड होता है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे लेयर्स है इनके पर्टिकुलरली अभी जैसे यहाँ पे मैसेज 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 नहीं बोल सकते ना, मतलब यहाँ पे तो ये पूरा मैसेज था, अब इसके अंदर कुछ जुड़ गया तो इसका कुछ टर्मिनोलॉजी अलग होगी ताकि हम लोग वर्ड से जान पाए कि कौन सी लेयर पे किस चीज की बात हो रही है। मतलब अगर उसने एक टर्म, पहले समझो मैं एक नाम लिखता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज लिखता हूं, उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। देखो एप्लीकेशन लेयर पे जो भी पैकेट होगा उस या जो भी डेटा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैसेज कहेंगे, ठीक है सर। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर आया, ठीक, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसका कुछ नाम चेंज होता है, इसका जो नाम हो जाता है वो हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे वो पता है किसी को, बोलो, सेगमेंट, ठीक है, ये हमारा सेगमेंट आ जाता है। बट कब, जब ये यूज करे टीसीपी। अब ये क्या है सर, समझो कि क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, वहां पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक टीसीपी यूज होता है और दूसरा हमारा क्या यूज होता है, यूडीपी यूज होता है। ओके, तो फिर हमारा जो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल, अभी बस समझो टीसीपी प्रोटोकॉल भी पढ़ाया जाएगा, यूडीपी प्रोटोकॉल भी पढ़ाया जाएगा, बट अभी ये समझ लो अगर टीसीपी यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर तो हमारा जो इस पूरे जो मैसेज के साथ जो हेडर बना है इस पूरे डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, अगर टीसीपी यूज होगा। ओके, अगर हम यूज करेंगे यूडीपी तो हमारा इसका जो नाम हो जाता है, सेगमेंट की जगह हम लोग कहने लगते हैं इसको डेटाग्राम, ठीक है, इसको डेटाग्राम कहते हैं। कब, जब ये यूडीपी यूज करता है, ठीक है, जब वो यूडीपी यूज करेगा तो डेटाग्राम हो जाएगा, जब टीसीपी यूज करेगा तो सेगमेंट हो जाएगा। फिर ये ओवरऑल जब यहां पे पहुंचेगा तो ये ओवरऑल डेटा को क्या हम लोग कहेंगे, यहां पे जो पैकेट होता है इसको हम लोग कहते हैं डेटाग्राम, ठीक है। अब ये मत समझना ये सर सेम हो गया, बट वो डिफरेंट है क्योंकि वो लेयर में ही डिफरेंस है, यहाँ पे लेयर ही अलग है और वहां पे यूडीपी यूज हो रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल की वो नहीं होता, तुम क्या करते हो कि अगर नेटवर्क लेयर पे है कोई पैकेट या कोई भी डेटा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाग्राम, या फिर आप और एक चीज कह सकते हो इसको कि ये क्या है, आपका पैकेट है, ठीक है। ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी फ्लो कंट्रोल से आपका कोई अभी मतलब समझ लो फ्लो कंट्रोल स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज अभी मैं और लिखूंगा भी इन दोनों का भी, वो आपको आगे जितने भी चीजें पढ़ोगे सीएन में कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे ये चीजें यूज होंगी, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए और ये फॉर्मेट भी क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें कैसे चलती हैं, ये पूरी आपकी लेयर्स भी याद होनी चाहिए और फिर उस लेयर्स के पर्टिकुलरली आपको क्या क्या ये हमारे पास नाम्स होते हैं या उनकी क्या हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ये पैकेट ओवरऑल यहां से डेटाग्राम या पैकेट जब पहुंचता है हमारा डेटा लिंक लेयर पे तो ये ओवरऑल डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम बोला जाता है और ये जब फ्रेम जब फिजिकल लेयर पे पहुंच जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं बिट्स ऑफ स्ट्रीम, या सॉरी स्ट्रीम ऑफ बिट्स बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, मेरा ये रहा स्ट्रीम ऑफ बिट्स, मतलब क्या समझते हो कि मतलब जो बिट्स है उसके मतलब लगातार सीक्वेंस में है दे रखे हुए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज है, कौन कौन से लेयर पे हमारा क्या क्या बोला जाता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, हर एक चीज जितनी बार यूज करोगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। ये बेसिकली आपको पूरे थ्रू आउट द सीएन कोर्स के अंदर आपको यूज आएगा, ये सारे सीक्वेंस आपको पता चलेंगे। अब देखो जो हमारा फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं एक चीज पहले समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अब समझ लो यहां पे आप पढ़ने जा रहे हो फ्लो कंट्रोल, ये आपको जो अभी पढ़ाया वो भी आपको समझ लो वेस्ट नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लो कंट्रोल। अब यहां से समझो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है बेसिकली फ्लो कंट्रोल में, ठीक है। अब देखोगे यहां पे आपका क्या है, ये सोर्स दे रखा हुआ है, ठीक। आप समझो यहां पे आपका ये रिसीवर दे रखा है, या आप कह लो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। अब हुआ क्या मतलब बोला गया है कि जो सेंडर है वो 10 बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से बिट भेज रहा है, ठीक है। और रिसीवर क्या है, यहाँ पे जो रिसीवर है वो 5
बिट्स पर सेकेंड से हमारा क्या करता है कि यहां से जो डेटा आता है उसको क्या करता है, वो एक तरीके से अपने पास रखता है, उसमें जो भी उसको चीजें फाइंड करनी होती हैं, जो कि हेडर और टेलर ये सब जो चीजें होती है, इनकी बेसिस पे जो भी उसको इंफॉर्मेशन निकालना होता है वो निकालता है और फिर उसके आगे प्रोसेस करता है। मतलब उसकी प्रोसेसिंग टाइम कह सकते हो या उसका जो बैंडविड्थ है वो 5 बिट पर सेकेंड से आगे भेजता है। ठीक है, साथ में इसके पास एक बफर है। ठीक है, ये उसका बफर है। चीजें समझने की कोशिश करो जो बता रहा हूं। ये जो बफर है उसका जो साइज है वो आपको दे रखा है 25 बिट्स। ठीक है, ये 25 बिट्स का उसके पास बफर है। अब समझो यहां पे देखो ना, सेंडर और जो रिसीवर है उसकी जो बैंडविड्थ है, मतलब यहां पे 10 है, यहां पे 5 है, या बोल सकते हो जो अभी सिंपल लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी से एकदम करेक्ट नहीं, बट ये कह सकते हो कि ये 10 बिट जो है वो भेजता है हर एक सेकंड में। ठीक है, मतलब सेंड करता है और फिर ये 5 बिट हर सेकंड में आगे सेंड करता है। तो यहां पे क्या है कि इन दोनों की स्पीड कह सकते हो बिट ट्रांसफर की, वो हमारी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में इक्वालिटी नहीं है। ये थोड़ा तेजी से भेज रहा है और ये रिसीव थोड़ा कम तेजी से कर रहा है ना, क्योंकि ये 10 भेजेगा तो वो 5 ही कर पाएगा। तो अब समझो कि अगर यहां से 10 बिट वो हर समय भेज पा रहा है और ये सिर्फ 5 बिट एक्वायर कर पा रहा है, तो उसमें से जो बचे हुए 5 बिट है वो किस में जाएंगे, बफर में जाएंगे। मींस जो पहला सेकंड होगा उसकी वजह से जो हमारा आएगा पहले 5 बिट वो इसके अंदर फिट हो जाएंगे, क्योंकि पहला जो 1 सेकंड में वो प्रोसेस करेगा 5, तो बचे 5 यहां पे प्रोसेस हो जाएगा। अब जब सेकंड मतलब सेकंड होगा, मतलब जो इसके बाद का सेकंड होगा, सेकंड वाला, वो जब इस पे आएगा तो फिर ये 10 बिट और ट्रांसमिट करेगा और ये अगले सेकंड में इन 5 की प्रोसेसिंग करेगा, है ना। तो वो 5 की प्रोसेसिंग करके और 1 मिनट में यहां 1 सेकंड में यहां पे पहुंचा, तो जो फिर से जो प्रोसेसिंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से एक बार 5 बिट की प्रोसेसिंग करेगा और 5 बिट का क्या हो जाएगा, बफर में चला जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि इसका जो सेकंड होगा वो भी 5 बिट यहां पे आ जाएंगे। ऐसे ही समझो इसके अंदर मैक्सिमम 5-5 बिट के कितने आ सकते हैं, क्योंकि 5 हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, 5 बिट यूज हो रही है और 5 बिट हमारी बफर में जा रही है ना, यही तो हो रहा है। तभी तो, क्योंकि 5 बिट का ही तो डिफरेंस आ रहा है, वो 1 सेकंड में 5 प्रोसेस कर पाता है, ये 1 सेकंड में 10 भेज देता है, तो 5 का डिफरेंस आया। तो 25 का बफर है, 25 बिट का, और 5 की डिफरेंस आ रहा है, तो मींस इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 ऐसे 5 ब्लॉक्स आएंगे जो कि हमारे 5 बिट्स के होंगे, वो कंटेन करेंगे इसके अंदर साइज, है ना, समझ गए। मींस हमारे पास बफर फुल हो जाएगी 5 सेकंड के अंदर। मगर जो 6 सेकंड होगा वहां पे क्या होगा, 6 सेकंड में जैसे ही पहुंचोगे तो यहां पे पता चलेगा कि वो जो 6 सेकंड का जो 5 बिट है वो तो आपने प्रोसेस में रिसीवर ने कर लिया, मगर जो लेफ्ट ओवर यहां पे 5 बिट बचे वो हमारे बफर में स्टोरी नहीं हो पाएंगे, मतलब वो वेस्ट हो जाएंगे। मींस या तो कह सकते हो लॉस्ट हो जाएंगे। फिर अगला जो इसके आगे वाले सेकंड होगा उसमें भी 5 बिट लॉस होगा, फिर उसके आगे भी 5 बिट लॉस होगा। मींस ये जो है वो सब क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। जब लॉस्ट हो जाएंगे मींस यहां पे क्या हो रहा है, डेटा हमारे पास जो ये सेंडर भेज रहा है वो रिसीवर पूरा से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मींस यहां पे कुछ फ्लो जो है, कंट्रोल है, जो फ्लो है डेटा का, वो हमारे पास गड़बड़ हो रहा है। मींस यहां पे फ्लो ऑफ डेटा विल नॉट करेक्ट, है ना। या कह सकते हो कि डेटा का जो फ्लो है वो हमारे पास क्या है, इनइक्वल है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे क्या आ रहा है कि इसकी वजह से हमारे पास डेटा लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम जो है हमारे पास कि ये जो डेटा लॉस हो रहा है उसको हम लोग कैसे, इस चीज को कैसे वो कर सकते हैं कि ओवरकम कर सकते हैं। तो उसको जो बेसिस होता है वो हम लोग फ्लो कंट्रोल से पढ़ते हैं। मींस जो फ्लो है डेटा का उसको अगर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उसके बेसिस अंडर में आता है फ्लो कंट्रोल। अब देखो ये चीज जो आपने समझी, जो कि आपने समझ में आ रहा है कि क्या चीज डेटा लॉस हो रहा है फ्लो की वजह से। अभी यही चीज ऐसा होता है कि 5 बिट यहां पे भी 5 बिट यहां पे भी, तो कोई भी प्रोसेस में कोई भी डेटा ट्रांसफर करने में हमारे पास वो ना होता, लॉस नहीं होता। तो मींस हमारे पास ये एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बेसिस की वजह से हमें क्या करना पड़ा, फ्लो कंट्रोल बनाना पड़ा कि हमें कोई भी अगर सेंडर से रिसीवर, ठीक है, सेंडर से रिसीवर डेटा भेजना है तो इनके बीच का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ डेटा है, शुड बी मैनेज
so that the loss of bits बोल सकते हो या डेटा बोल सकते हो will be negligible। ठीक है, नेग्लिजिबल। क्यों अब ये बोल रहा हूं, क्योंकि नेग्लिजिबल मींस कभी भी आप कोई भी ऐसा नहीं बना सकते पूरा सोर्स से डेस्टिनेशन तक का कोई भी ऐसा कोई फ्लो नहीं बना सकते जिसमें हमारा कोई भी एरर ना आ पाए। मींस कोई ना कुछ लॉस होगा ही होगा। अब उस लॉस को भी हम लोग कैसे ओवरकम करते, उसके लिए हर एक चीज स्टेप जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको चीजें समझाता जाऊंगा। मगर आप अभी ये समझिए कि हमें सोर्स से रिसीवर तक हमारे पास जो भी फ्लो कंट्रोल होता है वो हमें ऐसे कंट्रोल करना होता है, ऐसे फ्लो को हमें पता करना होता है, ऐसा फ्लो बनाना होता है ताकि कोई भी हमारे पास जो डेटा है, बिट है, वो हमारा क्या हो, वेस्ट ना हो। ठीक है, तो होप करूंगा कि सारी चीजें आपको समझ में आया होगा कि आपको मैंने अभी क्या किया है कि बेस बनाया है फ्लो कंट्रोल का। अब इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको स्टॉप एंड वेट क्या होता है। अभी पहले मैं इसको अच्छा नोट कर लो, फिर मैं फ्लो कंट्रोल के कुछ पॉइंट्स लिख के लाऊंगा ताकि आपको उसके बेसिस पे चीजें और अच्छे से समझा पाऊं, और वो मैं लिख के लाऊंगा ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बचे, क्योंकि लिखने में आपका भी जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, है ना। तो जैसे कि अभी आपने फ्लो कंट्रोल को बताया था मैंने, जैसे यहां पे कैसे कैसे चीजें आपकी हो रही हैं, तो आपको फ्लो कंट्रोल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थी कि कैसे आपको एग्जांपल मतलब आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि कैसे हमारे पास बिट ट्रांसफर का जो भी हमारे पास डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है उसको मैच करने के लिए उसका फ्लो जो हमारे पास है वो बिगड़े नहीं, वो कैसे हम लोग ओवरकम करते हैं, वो चीजें हम लोग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, जीबीएन, इन सब में देखेंगे। मगर फ्लो कंट्रोल के ऊपर थोड़ा सा और आप थोड़ी सी आपके लिए जो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं या आपके इंस्टीट्यूट एग्जाम होते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पार्ट आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे है, और इससे आपको और क्लेरिफिकेशन मिलेगा कि क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और फ्लो कंट्रोल का बारे में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, एफसी मतलब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल coordinate the amount of data can be sent before receiving the, वो जो ACK है वो एक्नॉलेजमेंट है। अभी देखो वर्ड पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, मगर आपने अगर वो एग्जांपल समझा होगा जो मैंने अभी आपको बताया था बना के, तो वहां पे क्या है कि ये कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट करता है, मींस जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है कि हमें बताना होता है अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। मींस होता क्या है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये समझो कि ये होता है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई चीज किसी से पूछी कि क्या मैं समझो कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर क्या मैं ये आप मार्कर आपसे ले सकता हूं, अगर मैंने कुछ रिस्पांस किया हाँ ले सकते हो, तो वो जो हाँ ले सकते हो मैंने रिस्पांस किया वो एक एक्नॉलेजमेंट है, मतलब मैंने आपके आंसर का या आपके क्वेश्चन का मैंने कुछ एक रिस्पांस दिया है, तो वही चीज है एक्नॉलेजमेंट। अब जब ये जो सेंडर होता है, जैसे ये समझो कि यहाँ पे आपका क्या है, ये सेंडर है, ठीक है, और ये आपका रिसीवर है, ठीक। अब जब इसने यहाँ पे एक बोला, इसने कुछ समझो रिक्वेस्ट की, ठीक है, ये रिक्वेस्ट की, तो ये जब यहां पे इसको रिप्लाई करेगा ना, ये जो रिप्लाई आएगा वो एक्नॉलेजमेंट होगा, तो ये जो रिप्लाई आ रहा है इसका वो एक्नॉलेजमेंट है। तो वो ये चीज जो फ्लो कंट्रोल होता है उसमें ये चीज फिक्स अगर हम लोग कर देते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा हमें भेजना है इस रिप्लाई के पहले, ठीक है। अगर समझो कि वो रिप्लाई कर रहा है, मींस हमारे पास क्या होता है कि जैसे पहला क्या था, सोर्स रिसीवर को भेज रहा है, सोर्स चीजें रिसीवर को भेज रहा है। अब जान रहा है जो रिसीवर है वो जान रहा है कि जो हमारे पास सोर्स है वो बहुत ही तेजी से स्पीड से हमारे पास डेटा ट्रांसफर कर रहा है। अब जब बहुत तेजी से डेटा ट्रांसफर कर रहा है और मैं कुछ ही डेटा प्रोसेस कर पा रहा हूं, तो मैं एक एक्नॉलेजमेंट भेज नहीं पाऊंगा, मतलब जो कि पूरा की, क्योंकि जैसे ही मेरे पास पूरा एक पैकेट आया मैं उसका हाफ पैकेट वो कर पा रहा हूं, प्रोसेस कर पा रहा हूं, और जब मैं सेकंड प्रोसेस पे जा रहा हूं तब तक एक और पैकेट आ गया मेरे पास, तो मतलब मेरे को इस अब प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास क्यू में या बफर में और सारी चीजें बची है, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो मैं बहुत ही धीरे भेज पाऊंगा। एक तरीके से यही तो समझो। अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो अभी ये सारी चीजें मैं फिगर में ड्रॉ करके बताऊंगा कि कौन सा एक्नॉलेजमेंट किसका क्या क्या जा रहा है, कैसे हो रहा है। मगर अभी ये समझो कि वो जो रिप्लाई होने वाला है
उससे पहले कितना अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब अगर उसने मैं एक्नॉलेजमेंट भेज देता, कब भेज देता, अगर वो मेरी स्पीड से मैच कर रहा होता, जैसे मैं आधा प्रोसेस या 5 कर पा रहा हूं तो वही 5 भेजता, तो जैसे 1 सेकंड होता मैं एक्नॉलेजमेंट भेज देता, तो वो फिक्स हो गया ना कि आप 5 बिट हमें भेजिए हर 1 सेकंड में, तो फिर मैं आपको क्या कर पाऊंगा, पूरा फ्लो हमारा चीज सही रहेगा। समझ गए? तो वही चीज हो रहा है कि अगर हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग से पहले अगर हमें अमाउंट ऑफ डेटा फिक्स हो जाए तो फिर ये हमारा फ्लो कंट्रोल के अंदर हमारी जो फ्लो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, अब क्या आते हैं सेकंड पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, फ्लो कंट्रोल इज अ सेट ऑफ producer that tells the sender how much data it can transmit before it must wait for an acknowledgement from receiver। अब देखो, अगर ये जो फ्लो कंट्रोल है, अगर उसको हमें क्या मतलब एक तरीके से कह सकते हो, फ्लो कंट्रोल के अंदर जो हमारी चीज आती है वो ये आती है कि इस सेंडर को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो ये एक्नॉलेजमेंट आ रहा है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए कितना मेरे को वेट करना है। मींस अब वो वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको सेकंड पैकेट भी तो भेजना है, सेकंड पैकेट वो तभी भेजेगा जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा। तो यहां पे ये सोचो, जो एक तरीके से ये बोल रहा है कि हमारे पास जो सोर्स है उसने पैकेट भेज दिया, तो अब इसको भी पता होना चाहिए कितनी देर के लिए हम वेट करें ताकि यहां से एक्नॉलेजमेंट यहां पे आ जाए। मतलब अगर रिक्वेस्ट किया है तो यहां से जो रिप्लाई आ रहा है वो रिप्लाई के लिए कितना वेट करना है, वो चीज यहां पे फिक्स होती है। सेट ऑफ प्रोड्यूसर दैट tells the senders how much data it can be transferred before it wait for an acknowledgement from the receiver। समझ गए? तो वो वेट करेगा और उतने जो वेटिंग टाइम है उसमें जितना अमाउंट ऑफ डेटा वो भेज सकता है वो भेज देगा। समझ गए? ठीक है सर, मतलब यहां से जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना है उसके बेसिस पे यहां पे हमारे पास क्या होगा, डेटा जो ट्रांसफर करने का रेट होगा वो फिक्स होगा। वो अगर रखोगे अपने पास तो हमारे पास क्या होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट प्रॉपर्ली पहुंच जाएगा विदाउट एनी लॉस। अब जो आता है थर्ड, क्या रखा है, रिसीवर हैज अ लिमिटेड स्पीड at which it can process incoming data, ठीक, and limited amount of memory in which to store incoming data। अब ये क्या कह रहा है, जो रिसीवर होता है उसके पास क्या है कि रिसीवर जो है हमारे पास, उसके पास क्या है कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीड है कोई भी प्रोसेस करने के लिए, जैसे 5 मिनट बताया था, और अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब जो बफर की यहाँ पे बात हो रही है, उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी भी है जिसमें वो अपना डेटा रख सकता है। तो इसको इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें करना पड़ेगा फ्लो कंट्रोल। मतलब ये हमें अपने दिमाग में रखना है कि हमारे पास रिसीवर के पास लिमिटेड स्पीड है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है, ठीक है, जो कि इनकमिंग डेटा, मतलब जो सोर्स से यहाँ पे मिल रहा है, इससे इसको मिल रहा है, उसके लिए हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है। ठीक है सर, ये ध्यान में रखना है। ये आप समझ गए कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए। फिर से मैं पहले से आता हूं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कितना डेटा हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मतलब वो रिक्वेस्ट में इसने वो चीज कर ली। फिर ये जो रिप्लाई जो आएगा एक्नॉलेजमेंट है, उसमें होना चाहिए फ्लो कंट्रोल इज अ सेट ऑफ प्रोड्यूसर दैट, ठीक है, कितना प्रोड्यूसर मतलब कितना अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस किया जाएगा, कब तक, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले तक, है ना, हाउ मच डेटा इट कैन बी ट्रांसमिट बिफोर इट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट पता करने के मतलब आने के मतलब एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए, उससे पहले कितना हमें अमाउंट ऑफ डेटा भेजना है वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो रिसीवर है उसके पास स्पीड भी लिमिटेड है और मेमोरी भी लिमिटेड है। ठीक, 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आवे। ठीक, अब ये जो बनते जा रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, आपका फ्लो कंट्रोल के ऊपर कैसे आपको चीजें दिमाग में रखनी, उसके बेसिस पे हमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल या आगे के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब इन सारी चीजों को रख के हम लोग आगे के प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आता है क्या, रिसीवर मस्ट इन्फॉर्म द सेंडर बिफोर द लिमिट are reached at and the request that the transmitter to send fewer frame and or stop permanently। मतलब समझ पाए, देखो ये कह रहा है कि जो रिसीवर है हमारा, उसको पहले ही, जैसे क्या होता है कि जैसे अगर एक इस चीज को जो हमारे पास लॉस हो रहा था, अभी पैकेट लॉस हो रहे थे ना हमारे पास, यहां से यहां जब जा रहे थे तो हमारे पास 6 सेकंड से हमारे पास लॉस होना स्टार्ट हो गया था। मगर अगर यही चीज रिसीवर सेंडर को बोल दे, रिसीवर जो है वो सेंडर को ये चीज बता दे, मतलब वो पहले ही इंफॉर्म कर दे कि मेरी जो लिमिट है वो रीच होने वाली है,
मतलब बफर की जो लिमिट है वो रीच होने वाली है, तो आप ऐसा करिए कि या तो आप डेटा भेजना बंद कर दीजिए या फिर आप अपने डेटा भेजने की थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए। तो वही की चीज कह रहे हैं कि लिमिट रीच होने से पहले इन्फॉर्म कर दो कि रिक्वेस्ट दैट द ट्रांसमीटर टू सेंड फ्यूअर फ्रेम, मतलब या तो स्पीड कम कर दो, कम फ्रेम भेजो, या फिर स्टॉप कर लो परमानेंटली के लिए, थोड़ी देर के लिए हमारे पास स्टॉप हो जाओ भेजना डेटा। अगर वो चीज ये बोल देता है तो फिर इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ बफर का या कुछ हमारे पास स्पीड का वो आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से अगर रिएक्ट करेगा तो वहां पे भी हम लोग बचा सकते हैं क्या, फ्लो वो लॉस ऑफ डेटा पैकेट। फिर सिंस द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग is often slower than the rate of transmission, receiver has block memory मतलब buffer storing incoming data until they are प्रोसेस्ड। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे देखो हमें ये पता है कि जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो स्लोअर है, ठीक है, मतलब उसके पास थोड़ी सी स्पीड कम है, तो उसके लिए क्या होगा, तो देन द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन से क्या है कि जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड थी यहाँ पे वो ट्रांसमिशन की स्पीड से अगर कम है तो रिसीवर हैज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मतलब इसके पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है जो जिसको कहते हैं बफर, स्टोरिंग इनकमिंग डेटा अंटिल दे आर प्रोसेस। अब वो तब तक बफर में रखता है जब तक वहां पे वो चीजें प्रोसेस नहीं हो जाती, ठीक है। ये चीज आपको बफर के बारे में बताई गई है। ये चीज आपको बताई गई है कि जब हमारे पास लॉस होने वाला हो कि पता चल जाए कि हाँ लॉस होने वाला, तो अलर्ट भेज दे कि हाँ स्पीड कम कर दो या आपका बफर साइज बढ़ा दो। ये जो आपका है वो ये बताया गया है कि हमारे पास स्पीड जो है रिसीवर की वो कम होती है, तब हमारे पास फ्लो कंट्रोल का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और फिर ये जो आपका बता रहा है वो ये बता रहा है, ये दोनों कह सकते हो कि हमें कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेजना है और एक्नॉलेजमेंट से पहले कितना भेज सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट के आने का वेट कितना करना है, वो सारी चीजें ये डील करता है। तो मींस फ्लो कंट्रोल के अंदर आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। अब ये चीज जो फ्लो कंट्रोल है, ये पूरा फ्लो मतलब प्रोसेस जो है हमारे पास कि कैसे हमारे पास पैकेट जा रहा है, मैसेज जा रहा है, बिट्स कितने जा रहे हैं, डेटा कैसे जा रहे हैं, वो एकदम प्रॉपरली हमारे पास सोर्स से रिसीवर तक पहुंच जाए। तो वो बेसिस हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, ताकि वो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम लोग इस फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल कर सके, मींस हमारे पास फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्लो कंट्रोल के बारे में। तो अब आगे जो मैं चीजें लेके आऊंगा वो आपको क्या बताएंगी कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है, या पहले आपको एक और चीज बताऊंगा फिर उसके आगे बढ़ूंगा, मगर तब तक ये चीज आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहां पे आपको ये सारी चीजें फ्लो कंट्रोल मतलब आपको वो फॉलो करना है ताकि हमारे पास लॉस ऑफ डेटा ना हो पाए, ठीक। फ्लो कंट्रोल आप समझ गए। अब फ्लो कंट्रोल के ऊपर ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी कि कैसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा समझ में आया कि हमें बात कर लेनी चाहिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए कि कितना पैकेट आप भेजेंगे, कितना आप वहां मतलब वेट करेंगे, वो सारी चीजें हो गई। तो अब उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे कि उस चीज को फॉलो करें ताकि हमारे पास फ्लो कंट्रोल हमारे पास रह सके। मींस हमें क्या करना है कि फ्लो कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। तो वो अब आप हेडिंग डालिए कि जो हमारा फ्लो कंट्रोल है उसके अंदर हम लोग कितने प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे पास वो जो कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ बिट्स है वो रहे, है ना। तो मींस यहां पे क्या है, आप ये लिखिए कि फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, तो कॉल्स। अब देखो ये जो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है वो दो बेसिस पे हमारे पास रहते हैं, मतलब हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके। अब वो कौन कौन से हैं वो समझो। पहला जो होता है, जो कि देखो जो भी हमारे पास फ्लो होगा यहां से वहां रिसीवर से, रिसीवर से कहां तक, सेंडर तक, वहां पे दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि कुछ नॉइस आ जाए और एक हो सकती है नॉइस ना आए, मींस हमारे पास कुछ डिस्टरबेंस आए, मैसेज में कुछ हमारे बिट करेक्ट हो जाए या कुछ एड ऑन हो जाए, वो हो सकता है। तो वहां या तो कह सकते हो कि वो ना हो, मतलब पूरा पूरा पैकेट यहां से वहां एग्जैक्टली जो भेजा था वही गया, मींस हमारे पास एक चैनल बनता है। वो क्या बनता है, वो होता है नॉइस लेस, अरे सॉरी, ठीक है, नॉइसलेस चैनल।
आपका एक आ जाता है नॉइजी चैनल। समझ पाए, नॉइसलेस चैनल और नॉइजी चैनल का मतलब, यहां पे नॉइसलेस चैनल का मतलब पहले आप लोग समझो, एक अच्छे से समझो कि हमारे पास आपने कोई पैकेट भेजा, जैसे आप पैकेट मेरे को भेज रहे हो, कोई आप डेटा मेरे को भेज रहे हो, ठीक है, होगा क्या कि या तो उसमें कुछ नॉइस आ जाएगी, या तो मतलब नॉइस का मतलब ऐसा नहीं समझो कि कुछ चीजें हमारे पास क्या हो गई कि डिस्टर्ब हो गई, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, मींस ये भी हो सकता है, मगर वो क्या होता है कि जैसे हमने आपको पैकेट भेजा, या तो वो लॉस हो गया, या वो आपके पैकेट आप दोबारा रिसीव कर गए, डुप्लीकेट हो गए, या कुछ करप्ट हो गया। तो ये 3 चीजें हैं हमारे पास, या तो आपके पास कुछ मतलब समझ लो डेटा हमारे पास आते आते कुछ चीज वहां पे करप्ट हो गई, ठीक, मतलब हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो डेटा ही अच्छे से फेच नहीं हो रहा है, या फिर आपने एक भेजा पैकेट, उसके बाद दोबारा फिर से वही पैकेट आ गया, तो डुप्लीकेट पैकेट आ गया। तो वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं नॉइजी चैनल के अंदर, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए वो जो फ्लो है हमारा, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, जैसे डुप्लीकेट रिसीव हो जाए, या फिर हमारे पास करप्ट हो जाए डेटा, या फिर हमारे पास क्या हो जाए कि कोई चीज हमें रिसीव ही ना हो, लॉस्ट हो जाए, मतलब जो पैकेट है वो लॉस्ट ही हो जाए, तो वो सारी चीजें हमारे पास क्या आती हैं, फ्लो कंट्रोल, हमारे पास कुछ गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है कि वो पैकेट अच्छे से रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो इनको मतलब इन नॉइजलेस चैनल के अंदर भी हमारे पास कुछ फ्लो होना चाहिए ना, कि किस तरीके से यहां से वहां जाएगा, और नॉइजी में भी कैसे इस तरीके से वहां जाएगा। तो उसके बेसिस पे हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल यहां पे आता है क्या, सबसे पहले आप यहां पे पढ़ेंगे, वो होता है सिंपलेक्स प्रोटोकॉल, ठीक है, और सेकंड हमारे पास यहां पे होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, जो कि हम आज पढ़ेंगे, मगर गेट के सिलेबस में ये है नहीं, तो वो हम पढ़ेंगे नहीं, और ये हमारे पास है, तो आज जो है वो आप ये पढ़ेंगे। मींस अभी जो हम लोग जो मानेंगे कि जो हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई पैकेट अगर यहां से यहां पहुंच रहा है, तो वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जा रहा है। मींस अब यहां पे ये कह सकते हो कि जो नॉइजी का है, डिस्टर्बेंस की जो बात हो रही है, वो ये हो रहा है या तो करप्टेड हो, या फिर डुप्लीकेट हो, या फिर आपको कह सकते हो कि लॉस ऑफ डेटा हो, ठीक है। इन तीनों बेसिस के ऊपर आपका जो है डिस्टरबेंस डिफाइन होता है, मगर ये चीजें जो है हमारे पास वो नहीं होती हैं, तो वो हमारे नॉइसलेस चैनल के अंदर आ जाता है। अब आते हैं नॉइजी चैनल के अंदर। अब यहां पे देखोगे तो जो पहला हमारे पास आता है वो ये आता है कि नॉइजी चैनल है आपका, तो इसमें जो हम पहले पढ़ते हैं वो होता है स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है, यहां पे आता है ARQ। अब वो चीज समझोगे कि सर ये ARQ क्या है, वो आगे देखोगे, ठीक है, वो आगे समझोगे जब, क्योंकि इन सबको भी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, तो फिर आप समझ पाओगे कि स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है, फिर GBN ARQ क्या है, गो बैक एन वाला है, ठीक है, और फिर जो हमारा थर्ड होता है वो SRARQ क्या है, ठीक है। तो ये 3 है, तो आपको अभी स्टॉप एंड वेट पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखो कोई भी चैनल इनके बिना नहीं प्रॉपरली मतलब 100% नॉइसलेस नहीं हो सकता। कभी भी आप कुछ भी कर लो, कभी भी आप नॉइसलेस चैनल नहीं प्रोड्यूस कर सकते, 100% नॉइसलेस चैनल कभी नहीं आ सकता। इसको कह सकते हो कि ये आइडियल चैनल है हमारे पास, जो कि फॉलो कर लेता है हमारे पास फ्लो कंट्रोल, ठीक है, मगर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 100% ये कहें कि ये हमारे पास हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ नॉइज आती है। तो ये मेन हमारे पास फिजिकली अप्रूव्ड मतलब कह सकते हो कि यूजेबल हमारे पास ARQs प्रोटोकॉल है, ताकि हम लोग ये नॉइस को हटा सके और फ्लो हमारा अच्छे से हो सके। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में चीजें लिख के लाता हूं, फिर उस हिसाब से आपको समझाता हूं, ठीक है।
तो अभी आपने समझ लिया कि फ्लो कंट्रोल क्यों हमारे पास, पहले तो फ्लो कंट्रोल क्या है वो आपने समझा, और फ्लो कंट्रोल को फॉलो क्यों करना है ये भी आप समझ गए कि हमारे पास कोई भी डेटा लॉस ना हो, जो भी आपको मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी हमारे पास दिक्कतें थी डुप्लीकेट पैकेट का, वो भी आप समझोगे। डुप्लीकेट मतलब डबल बार रिसीव हो जा रहा है, 2 बार आप पैकेट सेम सेम भेज दे रहे हो। कुछ हमारे पास मिस समझ लो हमारे पास कम्युनिकेशन हुआ है सोर्स और रिसीवर के बीच में, तब हुआ है। सेकेंड चीज, या तो लॉस्ट हो जाए डेटा हमारे पास। अब डेटा कैसे लॉस हो रहा है वो भी आप अभी समझोगे, इसमें ARQ में थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, ठीक है, अभी जो पढ़ेंगे। और फिर थर्ड हमारे पास क्या था कि कुछ बिट करप्ट हो जाएंगे, वो भी आप अभी एरर कंट्रोल में समझोगे कैसे बिट करप्ट होती है, कुछ भी है वो चीजें अभी आगे धीरे धीरे आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। जो टर्म्स आ रहे हैं आप नोट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए। अगर रिपीट करना पड़ रहा है तो पीछे जाके फिर से मेरी एक बार चीजें समझिए, ठीक है। अब आते हैं तो फिर हमारे पास क्या था जी, नॉइसलेस चैनल, और फिर सेकंड हमारे पास था कि नॉइजी चैनल। नॉइजी चैनल के लिए ARQs प्रोटोकॉल है हमारे पास, नॉइसलेस के लिए हमारे पास स्टॉप एंड वेट है और सिंपलेक्स है। सिंपलेक्स है नहीं तो वो छोड़ दो, बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। और जो हमारे पास स्टॉप एंड वेट है वो हमारे पास क्या है कि तुम्हारे पास नॉइसलेस के लिए आता है। तो आप देखो ये बहुत ही इजी है, नॉइसलेस मतलब कोई भी हमारे पास डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। तो उसके बेसिस पे हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि हमारे पास फ्लो सही रहे, लॉस ना हो कोई डेटा हमारे पास, ठीक है। फ्लो हमारे पास डेटा का रहे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज इन कम्युनिकेशन ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। मींस जो स्टॉप एंड वेट है वो हमारा क्या यूज होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में यूज होता है। अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन क्या है, देखो अभी यहाँ पे क्या है कि जो चीजें हो रही हैं वो सोर्स और किसके बीच में हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, ये सोर्स है और ये हमारे पास रिसीवर है, तो इनके बीच में हमारे पास चीजें चल रही होती हैं, ठीक। अब होगा क्या कि समझो ये कनेक्शन ओरिएंटेड चीजें क्यों बोल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये क्या है, सोर्स, ठीक है, और ये रिसीवर है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि देखो हमारे पास अगर कोई चीज क्या है, सोर्स और सोर्स है, फिर हमारे पास रिसीवर है, इनके बीच में अगर हमारे पास सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है तभी हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉप एंड वेट हम अच्छे से लगा सकते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यही है। इस्टेब्लिश मींस थोड़ी टाइम के लिए हमारे पास थोड़ा सा वो जो रिसोर्सेस है वो रिजर्व है। मतलब अब ये कैसे होगा ये समझो, पहले क्या होगा कि ये क्या करेगा, एक हमारे पास वो रिसीवर जो होगा उसके पास एक चीज भेजेगा, समझ लो एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट क्या करेगा कि मैं क्या करूंगा कि मेरी जो स्पीड होगी वो 1, ठीक है, बिट पर सेकेंड की होगी, समझ लो ये बिट है, ठीक है, 1 बिट पर सेकेंड की है, और मैं आपको क्या करूंगा 25 बिट्स भेजूंगा, ठीक है। और साथ में ये जो काम होगा वो हमारे पास 25 सेकेंड्स के लिए होगा, ठीक है। ये चीज कह रहा है, ठीक। अब ये क्या होता है, रिसीवर इस चीज को पकड़ा और इसने एक चीज एक्नॉलेज वो किया, इसको रिप्लाई करता है, ठीक है। अब वो रिप्लाई कर रहा है, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है आप 1 बिट पर सेकेंड से भेज सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है 25 बिट्स, ठीक है। और मगर आपके पास एक कंडीशन उसने ये लगा दी कि सर आप यहाँ पे 15 सेकेंड के लिए ही आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर ये कहता है सोर्स कि चलो ठीक है मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है, मगर मैं 15 सेकंड में अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, 25 बिट भेज दूंगा, ठीक है। मींस अब ये अगर इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई लगती है तो ये यहां से एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है, जो कि कहता है कि मेरे पास, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं हम, मैं ये चीज फुलफिल कर लूंगा। तो यहां पे देखो जो तुम्हारे पास चीजें हुई हैं वो क्या हुई हैं, ये पहला प्रोसीजर हुआ, ये सेकेंड प्रोसीजर हुआ, एंड देन ये हमारे पास थर्ड प्रोसीजर हुआ। मींस यहां पे जो चीजें हुई वो हमारी क्या चीज फॉलो कर रही हैं, 3 वे हैंड शेकिंग, है ना। मींस हमारे पास इस्टेब्लिश हो रहा है, मींस हमने सारी चीजें बता दी कि मतलब हम एक बिट से मतलब पूरा डेटा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये तभी ट्रांसफर हो पाएगा जब हमारे बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज हो, है ना। उसके बेसिस पे ही हम लोग ये चीज कर सकते हैं। मींस हमारे पास क्या होगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और ये सारी चीजें जो चीजें किए हो
वो क्यों की हो, ताकि फ्लो कंट्रोल कम वो हो सके। जो हमने एग्जांपल देखा था वहां पे ये चीजें मिसमैच हो रही थी ना, अगर ये मैच कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये पहले इसने भेजा फिर कहा कि नहीं सर ऐसा कर लेते, तो फिर ये कहता है ठीक है मैं कर लूंगा, अगर वो हो जाता है मैच तो फिर हम लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो मतलब वो 3 वे हैंडशेकिंग जो हमारे पास एल्गोरिथम या कह सकते हो या 3 वे हैंडशेकिंग मेथड है, उसके बेसिस पे हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। और ये अगर हो जाता है तो हमारा स्टॉप एंड वेट हमारा फॉलो करता है। मींस स्टॉप एंड वेट हमारा डिपेंडेंसी है किसकी, कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि अगर यूज किया जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, मतलब हमें 3 वे हैंडशेकिंग के बेसिस पे हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी हम लोग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज कर पाएंगे। ठीक है सर, ये समझ गए। अब आते हैं फिर क्या कह रहे हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज अ फ्लो कंट्रोल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम ओवर अ नॉइसलेस चैनल। ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा जो स्टॉप एंड वेट है वो ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है, वो भी किसके लिए, नॉइसलेस चैनल के लिए। ठीक है सर, ये समझ गए। फिर क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन विद फ्लो कंट्रोल फैसिलिटी विदाउट, 2 बार हो गया, विदाउट एरर कंट्रोल। ठीक है, मींस ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करता है ये जो यूनिडायरेक्शनल, अब चीज समझो क्या हुआ, क्या है कि जो ये सोर्स था, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की थी रिसीवर से। मींस अब जो डेटा ट्रांसफर होगा ना, ये जो डेटा है वो सिर्फ इधर ही जा सकता है, वो इधर नहीं आ पाएगा। मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब रिसीवर डेटा नहीं भेजेगा। स्टॉप एंड वेट के अंदर ये कंडीशन है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब यहां से यहां डेटा जाएगा और वहां से यहां डेटा नहीं आ सकता। यही तुम लोग गलत हो गए। ठीक है, मींस यहां पे ये नहीं है, ये हो सकता है कि डेटा, अब देखो बात समझो, जो यहां पे क्या हो रहा था कि ये यहां से यहां चीजें भेज रहा है, ठीक, फिर ये यहां से यहां इसको रिप्लाई भी तो कर रहा है, मींस कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, कुछ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। मींस हमारे पास जो डेटा है वो यहां से इस जगह पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, यहां भी कंप्लीट होगा, यहां पे भी होगा, तो दोनों तरफ का कंडीशन फॉलो होगा, यूनिडायरेक्शनल है। मीन समझो, ठीक, क्योंकि इसको जब ये डेटा रिसीव कर लेगा तो इसको बताना भी तो पड़ेगा इसको कि हमारे पास डेटा रिसीव हो गया, तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा, तब ये आगे का प्रोसेस करता है कि अगला पैकेट भेजे। यही बेसिकली इसके अंदर आता है स्टॉप एंड वेट का मतलब। इट प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन विद फ्लो कंट्रोल फैसिलिटीज विदाउट एरर कंट्रोल। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, एरर कंट्रोल नहीं रहता इसमें। अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कोई मतलब हमारे पास एरर आ गई, तो फिर उसका कोई ये यहाँ पे स्टॉप एंड वेट टैकल नहीं कर सकता। मगर यहाँ पे ये चीज समझो कि जो एरर कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो काम करता है स्टॉप एंड वेट, वो हमारा नॉइसलेस चैनल के ऊपर करता है। मींस एरर तो यहाँ पे आना ही नहीं है, मगर ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, द आइडिया ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये क्यों कहा गया बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्योंकि यहाँ पे ये समझो कि जो तुम्हारे पास, समझो कि मैं आगे ऐसे से वो बनाऊंगा, डायग्राम्स बनाऊंगा, उसमें क्या होगा कि ये होगा सोर्स, ये होगा रिसीवर, ठीक है, यहाँ पे सेंडर होगा। अब यहाँ से कोई एक पैकेट भेजता है, ये समझो यहाँ पे डेटा गया, ठीक है, फिर जब ये डेटा रिसीव हो जाएगा तो ये एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, जब ये एक्नॉलेजमेंट, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बोला है? अब देखो, जब इसने यहाँ पे ये डेटा भेज दिया, ठीक है, यहाँ पे ये डेटा है और ये यहाँ पे डेटा रिसीव हो गया। अगर ये रिसीव हो गया तो ये यहां से यहां तक जो ACK आ रहा है ना, ये वेट करेगा, यहां से यहां तक का वेट करेगा। मींस यहां से यहां जब ACK रिसीव हो जाएगा, तब ये यहां पे क्या करेगा कि सेकंड जो डेटा, ये समझो कि यहां पे जो डेटा था वो डेटा ये 2 है और ये डेटा 1 है। अब डेटा 2 ट्रांसफर होगा, जो कि यहाँ पे समझ लो ये सर्कल है, तब यहाँ पे रिसीव होगा। मींस हर एक डेटा जाने के बाद जब ACK आ जाएगा तो ये वेट करेगा तब तक ACK रिसीव होने का। जब ACK रिसीव हो जाएगा तब डेटा 2 ट्रांसफर करेगा यहाँ से सोर्स से रिसीवर की तरफ। ठीक है, समझ गए? तो ये यहाँ से यहाँ तभी जाएगा जब रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा और सेंडर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें कोई भी तामझाम नहीं है या कोई भी हमारे पास मगजमारी नहीं है कि हमें यहां से यहां डेटा जा रहा है, फिर उसके साथ हम लोग और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दें कि साथ में और भी डेटा भेजते रहे, इसका एक्नॉलेजमेंट बाद में आता रहेगा, देख लिया जाएगा क्या लॉग है। वो सारी चीजें नहीं करना है, वेट करना है। एक भेजो, वेट करो, आ गया, पहुंच गया, ठीक है, दूसरा भेजो, फिर आ गया, पहुंच गया, फिर तीसरा भेजो। ऐसे एक तरीके से ये कह सकते हो कि
हमारे पास क्या कह सकते हो कि ये एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि देखो हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, अब दो बॉल्स हैं, ठीक है, एक बॉल जब मेरे को आपको पास पहुंचानी है तो मैं आपको पहुंचा दिया, ठीक है, मैंने यहां से फेंका, ठीक है, आपने कैच कर लिया, ठीक, अब उसको क्या करना है, वो जो कैच हुई बॉल है वो आपको बैग में रखना है, ठीक, अगर वो बैग में नहीं रखी जा रही तो मेरे पास जो आंखें हैं वो एक तरीके से आपके थ्रू एक्नॉलेजमेंट ये प्राप्त कर रही है कि आपका जो बॉल आपने कैच किया और वो बैग में रख रहे हैं, ठीक, वो एक्नॉलेजमेंट मेरी आंखें मेरे को बता रही है, मगर आपसे वो मिस हो जा रही है तो फिर से मैं वो बॉल लूंगा, फिर से मैं वो बॉल फेंकूंगा, मींस वो जो आपका एक्नॉलेजमेंट जो आएगा उसके बेसिस पे मेरा आगे के प्रोसेस होगा, अगर वो आपने बैग में बॉल डाल दिया देन मैं सेकंड बॉल आपके पास फेंकूंगा, ठीक है, तो वही चीज है कि एक डेटा गया तो उसका एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करूंगा, देन मैं सेकंड वाला पे बात करूंगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर ट्रांसमिटिंग द नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है, सेकंड फ्रेम भेजने के लिए हमारे पास वेट करेगा, ठीक, तो ये है हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब अगर देखो यहाँ पे लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक डेटा जब तक पूरा रिसीव नहीं हो जा रहा तब तक वो दूसरा भेज ही नहीं रहा है, जब दूसरा भेज ही नहीं रहा है तो मींस हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोई डेटा लॉस ही नहीं होगा, जो पैकेट भेजा पूरा प्रोसेस हुआ, आगे फॉरवर्ड हुआ, देन एक एसीके आया, इसने फिर सेकंड वाला पैकेट भेजा, ठीक है, समझ गए, तो ये था पूरा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के ऊपर कि कैसे हमारे पास नॉइसलेस के अंदर ये चीजें काम करेंगी, ठीक, अभी इसको नोट करो, ठीक है, तो एक और चीज मैं आगे बताता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई इस चीज के बाद, ये तो नॉइसलेस हो गया, ठीक, अब इस नॉइसलेस के अलावा जब नॉइजी में जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि देखो पहले नॉइसलेस था, ठीक, नॉइसलेस मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर नॉइजी के लिए पहले पता तो हो कि क्या नॉइजी है, तो उन चीजों को मैं आपको बताता हूं कि क्या दिक्कत हो सकती है, फिर उसके आगे देखेंगे कि कौन से ARQs यूज करने हैं, ठीक है, इसको नोट करो, पहले नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ लिया, स्टॉप एंड वेट पढ़ लिया, वो भी नॉइसलेस के लिए। अब देखो अब जो हमारे पास स्टॉप एंड वेट है इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, जो कि आपको मैंने अभी बताया था, जो कि आपका कन्वर्ट कर देंगी नॉइसलेस को किसमें, नॉइजी चैनल में, क्योंकि नॉइजी ही चैनल हमें बेसिकली आपका यूज होता है हर जगह, यूज क्या मतलब वही हमें मिलता है, कभी भी हम लोग नॉइसलेस अचीव नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो अब हेडिंग जाएगी वो आप हेडिंग क्या डालेंगे कि प्रॉब्लम्स इन किसमें, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरीके की प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम बहुत भी आ सकती है मगर जो मेजरली तीन जो है वो होती हैं, वो क्या होती है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, प्रॉब्लम इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो पहली जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो कौन सी आती है, किसी को आइडिया, लॉस्ट ऑफ डेटा, मतलब क्या है इस लॉस ऑफ डेटा का, देखो समझो यहां पे ये मैं कह रहा हूं कि समझो ये एक हमारे पास रिसीवर, ये हमारे पास सॉरी ये सेंडर, ये रिसीवर, ठीक, हमने क्या किया कि ये डेटा था हमारे पास, ठीक है, कुछ डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, वो डेटा क्या हो रहा है यहां से यहां पे हमने भेज दिया, मगर बीच में कहीं लॉस हो गया, यहां पे लॉस हो गया, तो अब क्या हुआ, ये जब पैकेट यहां से भेज दिया सेंडर, अब क्या कर रहा होगा, सेंडर वेटिंग फॉर ACK, है ना, ACK के लिए वेट कर रहा है कि ये जब रिसीव हो जाएगा, ACK क्यों वेट कर रहा होगा, ताकि वो आगे का जो मैसेज है जो कि नेक्स्ट हमारे पास डेटा है वो भेज सके, ठीक है, अब यहां पे जब लॉस हो गया तो रिसीवर क्या कर रहा है, बोलो, इज वेटिंग फॉर डेटा, है ना, अब डेटा रिसीव कर रहा है, अब एक और बात यहां पे समझो कि बात होती क्या है कि जो सोर्स होता है, ठीक है, जो हमारे पास सेंडर होता है वो डेटा भेज देता है, फिर वो वेट करता है, वेट करेगा क्या कि कब मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आए तो मैं आगे का पैकेट भेजना स्टार्ट करूं, बोझ है मेरे ऊपर, जब तक वो बोझ के लिए गाड़ी नहीं आएगी वो मैं तब तक वहां पे आगे भेजूंगा नहीं,
अब आते हैं रिसीवर की तरफ। रिसीवर कहता है कि मैं तो वेट कर रहा हूँ, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, अभी तक पैकेट भेजा नहीं, इसने क्यों नहीं भेजा पैकेट। अब वो पैकेट भेजेगा नहीं, जब तक उसके पास में रिसीव ही नहीं होगा तब तक मैं कॉल करके उसको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दूंगा कि मेरे पास रिसीव हुआ। फेक में एक्नॉलेजमेंट क्यों दूंगा, है ना। तो फिर मींस ये क्या कर रहा है, डेटा के लिए रुका हुआ है, ये क्या कर रहा है, डेटा भेज के एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। मींस यहां पे हो क्या गया, एक तरीके से समझोगे तो यहां पे सेंडर जो है वेटिंग फॉर ACK, ठीक है, ये ACK, और वही चीज जब देखोगे रिसीवर वेटिंग फॉर किसका, डेटा, ठीक है। और डेटा जो जब आ जाता है, जो रिसीवर होता है जब डेटा पा जाता है तब वो क्या करता है, ACK प्रोड्यूस करता है ना, तब वो ACK प्रोड्यूस करता है। मींस यहां पे ये दोनों की ऊपर क्या आ गई, डिपेंडेंसी आ गई, है ना। तो यहां पे ये चीज क्या कर देगा कि ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया और ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया। जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए और बीच में कहीं डेटा मतलब लॉस हो चुका है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज को क्या कहते हैं, डेड लॉक, है ना। डेड लॉक मींस हमारे पास यहां पे क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, क्योंकि हमारे रिसीवर को डेटा मिलेगा नहीं तो ACK प्रोड्यूस नहीं करेगा, और सेंडर ACK का वेट कर रहा है, तब तक वो आगे का डेटा भेज नहीं सकता। मींस दोनों लोग इस प्रोसेस के ऊपर फंस के बैठ गए। तो यहां पे हमारे पास ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, जब डेटा हमारा लॉस हो जाता है तो हमारे पास डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक, समझ गए, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर। अब आते हैं सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, लॉस्ट ऑफ। अब क्या लॉस हो सकता है, ACK। मीन सर ACK लॉस, हाँ बेटा ACK भी लॉस हो सकता है। अब समझो क्या हो जाएगा, ये हो गया सेंडर। अब आपको मैं भी अगर आपको ये चीजें मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, तो मीन्स ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में पहले ही आ गया होगा, मेरे लिखने से पहले ही। तो ये आपका पास डेटा है, ठीक है, ये आपने भेजा, इसको रिसीव हो गया, ये डेटा यहां पे रिसीव हो गया, ठीक है, ये रिसीव हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इसको एक ACK भेजेगा, और ये ACK क्या हुआ, यहां पे लॉस हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे लॉस नहीं लिखेंगे, ये तो उसकी बातें होने लगी लॉस की, है ना, P&L लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो हाँ, यू यहां पे आ गया कि यहां पे लॉस्ट हो गया, ठीक है, मतलब ACK यहां पे नहीं पहुंचा। मगर अब यहां पे देखो ये क्या करेगा, वेट फॉर ACK। यहां पे ACK वेटिंग, मतलब ये तो वेट कर रहा है ACK के लिए। मगर अगर यहां पे चीज देखोगे तो जब ये ACK लॉस ही हो गया है तो फिर क्या होगा कि रिसीवर क्या कर रहा होगा कि अगला सेकंड मेरे पास पैकेट आए, और सेकंड पैकेट तभी आएगा जब ये ACK पहुंच जाएगा। तो मींस यहां पे क्या कंडीशन बन गई कि सेंडर वेटिंग फॉर ACK फॉर इनफाइनाइट ऑफ टाइम। मींस वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करता ही रहेगा, सेकंड पैकेट वो भेजेगा ही नहीं। तो मींस यहां पे भी हमारे पास जो कनेक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, कनेक्शन फेल नहीं होगा, ये कह सकते हो कि, सॉरी क्या लिख दे रहा हूं, फेलियर ऑफ, क्या हो गया, फेलियर ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन का क्या हो गया, फेलियर हो गया यहां पे, ठीक है, फेलियर ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो मींस हमारे पास जब ACK रिसीव नहीं हो रहा, आगे का पैकेट भेज ही नहीं पाएंगे, ओवरऑल पूरा पैकेट भेज नहीं पा रहे, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम ऑफ वेटिंग के अंदर फंस के रह गया है। अब जो हमारे पास थर्ड आता है, थर्ड क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सर दोनों लॉस हो गया, थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये होगा कि क्या बोल सकते हो उसको कि जो रिसीवर जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा है वो लेट हो रहा है, मतलब क्या हो गया, डिले
ACK मींस ये क्या है सर, डिले इन ACK। आप समझो यहाँ पे डिले इन ACK क्या है, ये कहता है ये सोर्स, ये रिसीवर, ये सेंडर, ठीक है, यहां से हमारे पास डेटा गया, ट्रांसफर हुआ, डेटा यहां पे पहुंच गया, उसने क्या कर दिया कि एक ACK भेजा बट बहुत लेट भेजा, ठीक है, ये वेट कर रहा है, यहां पे वेट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, मगर क्या होता है कि इसमें एक और चीज समझो कि जो ये सेंडर होता है वो जो वेट करेगा वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही वेट करेगा। देखो क्योंकि हमने क्या बताया था, जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, जो भी हमारे पास कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है उसमें टाइम फिक्स हो रखा हुआ है ना, उसके अंदर पूरा डेटा भेजना है, मगर क्या होता है कि वो जो फिक्स टाइम है वहां पे वो जो वेट कर रहा है वो इतना लेट ACK आया, मतलब ये जो तुम्हारे पास डेटा था, ये तुम्हारे पास डेटा था, ये भी डेटा था, ठीक है, उस डेटा का जो ACK आया वो बहुत ही लेट आया, ठीक है, ये बहुत ही लेट आया। जब ये यहां पे बहुत ही लेट आया मींस हमारे पास जो कनेक्शन का जो टाइमिंग थी वो हमारे पास एकदम खराब हो गई। तो यहां पे ये चीज हो सकती है कि ये जो ACK सेंडर के पास आया है वो मे भी शायद सेकंड कनेक्शन का आ गया हो, मतलब वो तब तक सेकंड कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हो और उसका ACK रिसीव हो रहा है, तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पैकेट का मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आया है, जो मेरा सेकंड कनेक्शन हुआ है वहां का है या फिर जो पहले का था उसका है, उसको ये चीज की क्लेरिफिकेशन ही नहीं होगी अगर ACK लेट हो जाता है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि डिले इन ACK will not give the clarification of that whose ACK is receiving presently। ठीक है, किस चीज का हमारे पास ACK रिसीव हो रहा है ये चीज हमें आपको क्लियरिफाई ही नहीं हो पाएगी। मींस हमारे पास ये तीन मेजर प्रॉब्लम आती हैं, लॉस्ट इन डेटा, लॉस्ट इन ACK, डिले इन ACK, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं किसके ऊपर, ARQ के ऊपर। मतलब ये जो चीजें हुई हैं वो हमारी चीजें चैनल को क्या बना देती हैं, क्या बोलो, नॉइजी चैनल बना देती हैं। तो टू ओवरकम these all लिखो, ठीक है, these all three problems we use the, क्या यूज करते हैं, ARQ। ARQ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, लिखो क्या होता है, ऑटोमैटिक रिपीट, ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सॉरी ARQ, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है, ARQ रिक्वेस्ट, ठीक, मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये हमारे पास आता है ARQ, मतलब हमारे पास अब जो भी आपने पढ़ा है, मतलब रिपीट, अब ये चीज समझोगे कि ये क्या होता है उसके बेसिस पे ही आप लोग समझ पाओगे। मगर अभी ये समझो जो हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स आई हैं, ये मेजर जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं ARQ की मदद से। मतलब हम स्टॉप एंड वेट ARQ अब पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट सेशन में। जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था, ताकि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ चीजें ना मिल जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो मे भी आपके लिए थोड़ा सा अभी ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो। मगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर से आप रिपीट करिए, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी जब आप कनेक्शन पूरा बनाते हुए चलेंगे। कि पहले आप फ्लो कंट्रोल समझो, फ्लो कंट्रोल के अंदर क्या क्या है, फिर उसके बेसिस पे आप ये समझो कि फ्लो कंट्रोल हम लोगों को फॉलो करने के लिए क्या क्या चीजें मतलब हमें क्या चीजें हमें माइंड में रख के हमें
पूरा डेटा को ट्रांसफर करना है, फिर स्टॉप एंड वेट का चीजें पढ़ना के स्टार्ट करो, फिर वो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, डेटा क्यों भेजा जा रहा है, फिर उसके बाद समझो कि अगर उस स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, फिर स्टॉप एंड वेट होने के बाद आप समझो कि वो नॉइसलेस के अंदर चीजें आ रही हैं, मगर एक्चुअली में नॉइसलेस तो हमारे पास रहता नहीं है, हमेशा नॉइजी ही रहता है। तो फिर उसके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि ये 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, होप कर रहा हूं कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा। ये भी लॉस्ट इन डेटा, लॉस्ट इन एसीके और एसीके का जो डिले है उसका, इन सबको जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम किससे कर सकते हैं, वो ARQ से कर सकते हैं। ठीक, तो ये अब ARQ जो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है वो आप आगे पढ़ेंगे, स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है, जो हमने नॉइजी में तीनों लिखे थे, SR वाला और हमारे पास GBN वाला, ठीक है, उन सबके अंदर चीजें पढ़ेंगे। तो अभी तक पहले इसको नोट कर लो कि जो चीजें ये सारी थी उनके बेसिस पे ही अब आगे की चीजें और बिल्ड होंगी। अगर ये बेसिक आपको नहीं पता होगा तो फिर आप चीजें आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया है, बस आपको क्या करना है, चीजें जो मैं बोल रहा हूं उनको सुनना है और प्रॉपर्ली नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, कनेक्ट होती जाएंगी, जो भी नए नए टर्म्स मिले हैं उनको मैं थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वो चीज समझ पा रहे हो अच्छी बात है, पूरा 100% नहीं समझ में आएगा वो वर्ड्स, मगर आपको आगे वो चीजें फिर से मिलेंगी तो उसके बेसिस पे आप चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो होप करता हूं जो आज का सेशन था वो बहुत अच्छे से आपको डिलीवर हो पाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी अच्छे नोट के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।